Assalamu alaikum class. I hope everyone is fine and doing well by the grace of Almighty Allah. Alhamdulillah, I am fine too. Today we are going to study chapter number 16 and the name of chapter is Monetary Policy. In this chapter we will study what is money, what are the types of the money, what are the functions of the money, and how money supply will be controlled with the help of different tools. So let's start our today's lecture. First, we need to know what is barter system. In barter system, people exchange goods and services with other goods and services. Means barter system में क्या होता है, goods and services को exchange किया जाता है पैसे के बदले में नहीं, किसी और goods and services के बदले में. For example, अगर किसी को wheat चाहिए और उसके पास राइस है तो वो अपने राइस उस बंदे को देगा जिसको राइस चाहिए और वीट नहीं चाहिए. उसके पास वीट है, वो वीट को देना चाहता है और आप राइस को देना चाहते हो. आप राइस उसको दे दोगे, वो वीट आपको बदले में दे देगा. ठीक है, इस ट्रांजैक्शन को हम लोग क्या कहते थे, बार्टर सिस्टम. मीन कि एक चीज के बदले में आप दूसरी चीज जो है वो एक्सचेंज करते हो. पैसा उस वक्त इस्तेमाल नहीं होता था. और इकोनॉमिक्स की जो ट्रांजैक्शन थी, जो इकोनॉमी में पहले ट्रांजैक्शंस हुआ करती थी, लेन देन हुआ करता था, वो किस बेस पे हुआ करता था, बार्टर सिस्टम की बेस पे. सो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस ओरिजिनली यूज द बार्टर सिस्टम. और बार्टर सिस्टम क्या होता है, बार्टर सिस्टम इज द सिस्टम इन विच पीपल एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर अदर गुड्स एंड सर्विसेज. लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम होता था जिसको डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स बोलते थे. यानी कि अगर आपके पास राइस हैं, ठीक है, आप राइस देना चाहते हो और बदले में आप वीट लेना चाहते हो. अब आपको ऐसा कोई एक्सचेंज पर्सन चाहिए था जिसको राइस चाहिए हो, ठीक है, जो कि राइस चाहता है और उसके पास वीट है ताकि वो आपको वीट दे सके, ठीक है, बदले में. सो ये काफ़ी मुश्किल होता था कि सोसाइटी के अंदर, इकोनॉमी के अंदर आप इस तरह के लोगों को ढूंढें कि जो चीज़ आप देना चाहते हो वही चीज़ वो खरीदना चाहते हो और जो चीज़ आप लेना चाहते हो वही चीज़ वो बेचना चाहते हो. तो ये काफ़ी मुश्किल हुआ करता था. किस वजह से, क्योंकि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स इसमें चाहिए होता था. डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, आप जो बेचना चाहते हैं दूसरा बंदा वही खरीदना चाहता हो और आप जो खरीदना चाहते हैं दूसरा बंदा वही बेचना चाहता हो. ठीक है, क्योंकि पैसा तो उस वक्त होता नहीं था कि आपने पैसे के बदले में वहां से वो चीज ले ली जहां से आप चाहते थे, या जो चीज आप चाहते थे पैसे के बदले में आपने वो चीज ले ली. ठीक है, ऐसा नहीं था. ये किसकी हम बात कर रहे हैं, ये हम बार्टर सिस्टम की. और पैसा आने से पहले, मॉनेटरी सिस्टम से पहले बार्टर सिस्टम हुआ करता था, उसको हम पढ़ रहे हैं. ठीक है बच्चों. सो इस डिफिकल्टी की वजह से, इस प्रॉब्लम की वजह से, जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स में आता था, इस प्रॉब्लम की वजह से क्या हुआ, पैसा जो है, मनी जो है वो इन्वेंट हुआ. ठीक है, उसको इजाद किया गया ताकि ट्रांजैक्शंस जो हैं वो इजी बनाई जा सकें, एक्सचेंज, लेन देन इजी हो सके. जब पैसा इन्वेंट हो गया तो उसके बाद क्या होता था, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस जो होती थी वो यूज करती थी मॉनेटरी सिस्टम. मॉनेटरी सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसके अंदर एक्सचेंज के लिए या कोई ट्रांजैक्शन कंडक्ट करने के लिए मनी इस्तेमाल किया जाता है. मनी मीन पैसा. ठीक है बच्चों. और मनी क्या होता है, अब हम देखेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मनी. जैसे मैंने अभी आपको बताया कि लेन देन के लिए, चीज़ें बाय करने के लिए, परचेज करने के लिए, आप जो है गुड्स एंड सर्विसेज जब आपने परचेज करनी होती थी तो आप क्या यूज़ करते हैं, मनी. मनी क्या है, मनी इज दैट आइटम विच यू यूज टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज. और मनी इज सेट ऑफ एसेट्स, वो असासे हैं जो कि आप लेन देन के लिए इस्तेमाल करते हो. स्क्रीन पे देखिएगा, आपको डेफिनेशन नजर आ रही है. मनी इज द सेट ऑफ एसेट्स इन एन इकोनॉमी दैट पीपल रेगुलरली, ठीक है, रेगुलरली रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग यूज करते हैं ना, रेगुलरली यूज टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम अदर पीपल. पहले हम दूसरे लोगों से चीजों के बदले में चीजें खरीदते थे. अब इसकी हम दूसरी डेफिनेशन देखेंगे. मनी इज द सेट ऑफ एसेट्स दैट पीपल कॉमनली यूज इन शॉपिंग. जो हम चीजें खरीदने के लिए, शॉपिंग क्या होती है बच्चों, टू शॉप, चीजें खरीदना. आपके वॉलेट में जो पैसा है, जो कैश है, वो क्या है, वो मनी है, क्योंकि आप उसको यूज कर सकते हो कोई भी चीज खरीदने के लिए. सो द कैश इन योर वॉलेट is money because you can use it to buy a laptop or a dress at a clothing store. आप उसके साथ लैपटॉप भी खरीद सकते हो, ड्रेस भी खरीद सकते हो, वाटर बॉटल खरीद सकते हो, मोबाइल खरीद सकते हो, कुछ भी जो भी आप चाहते हो आप वो खरीद सकते हो कैश को यूज करते हुए. तो ये चीज, ये वाला आइटम जिससे आप दूसरी गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर सकते हो, जिसको यूज करते हुए, जिसके बदले में, जिसको एक्सचेंज करके, वो क्या होता है, वो मनी होता है.
ठीक है बच्चों, अब हम बात करेंगे व्हाट आर द काइंड्स ऑफ द टाइप्स ऑफ द मनी। हिस्टोरिकली मनी हैज टू टाइप्स। ठीक है, दो टाइप्स हैं मनी की, वो कौन कौन सी हैं बारी बारी उनको देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कमोडिटी मनी, और दूसरी काइंड जो होगी वो क्या होगी, फिएट मनी। अब कमोडिटी मनी क्या होता है? कमोडिटी मनी बच्चों वही होता है जो अभी हमने बात की, बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में एक चीज के बदले में एक चीज लेने के लिए जब आप कोई दूसरी चीज देते हो, गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, आप प्रोवाइड करते हो, वो क्या होता था, पैसे का लेन देन जिसमें नहीं होता, चीज के बदले में चीज, थिंग्स के बदले में थिंग्स, इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज, ये क्या होता है, ये कमोडिटी मनी होता है। ठीक है, कमोडिटी मनी की डेफिनेशन देख लेते हैं। कमोडिटी मनी टेक्स द फॉर्म ऑफ अ कमोडिटी विद इंट्रिंसिक वैल्यू। अब इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है बच्चों? अगर मेरे पास राइस है, ठीक है, मैंने राइस दिया, गंदुम ली, अगर मैं राइस को इस लेन देन के लिए, इस एक्सचेंज के लिए एज अ मनी या एज अ एक्सचेंजर ना यूज करती, मेरा बार्टर सिस्टम में राइस क्या है, एक तरह से पैसा ही है ना, मैं उसको पैसा कहूंगी ताकि आपको अंडरस्टैंड हो सके। अच्छा, अब ये राइस जो है ये मेरा पैसा है बार्टर सिस्टम में। अब राइस अगर मैं पैसा ये वाला अपना इस्तेमाल ना करती वीट खरीदने के लिए, तो मैं इस पैसे को खा भी तो सकती हूँ, राइस को मैं ईट कर सकती हूँ ना, मैं उसको यूटिलाइज कर सकती हूँ। ठीक है, राइस ब्यूटी प्रोडक्ट्स में यूज होता है, राइस खानों में यूज होता है, खाने के लिए आप उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, इसके डिफरेंट यूजेस हैं, मेडिसिन में यूज होता है, तो ये क्या है, इसके डिफरेंट यूजेस हैं, यानी कि पैसे के अलावा, लेन देन के अलावा राइस की अपनी एक कीमत है। अपनी एक कीमत जो है वो क्या है, इंट्रिंसिक वैल्यू। इसी तरह पहले पुराने वक्तों में गोल्ड एज अ मनी यूज होता था, और गोल्ड क्या होता था, सोने के सिक्के होते थे। सोने के सिक्के क्या होते थे, वो कमोडिटी मनी उसको कहते थे। ठीक है, वो पेपर मनी नहीं होता था, ठीक है, वो कमोडिटी मनी होता था। क्या था, आप पैसा, वो सोने के सिक्के चीजें खरीदने के लिए भी यूज करते थे, इसके अलावा वो सोने के सिक्का जो था उसको आप वैसे भी यूज कर सकते थे। गोल्ड जो है वो मेडिसिन में भी यूज होता है, आजकल तो गोल्ड फेशियल्स भी आ चुके हुए हैं, यानी कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी यूज होता है, इसके अलावा ज्वेलरी वगैरह में यूज होता है। ठीक है, गोल्ड के काफी ज्यादा यूजेस हैं। तो ये क्या है, गोल्ड की अपनी एक वैल्यू है, ठीक है, उसकी अपनी भी एक कदरों कीमत है, जो कि पेपर मनी की नहीं होती। पेपर क्या है, मनी क्या है, कागज का टुकड़ा। अभी आगे हम उसको भी पढ़ेंगे, उससे आपको मजीद डिफरेंशिएट हो जाएगा। यहां तक आपने ये अंडरस्टैंड करना है कि कमोडिटी मनी क्या है। So now we need to understand what intrinsic value in terms of definition. The term intrinsic value means that the item would have value if it were not used as money. अगर वो आइटम जो है पैसे के तौर पे यूज नहीं हो रहा, तब भी उसकी अपनी एक वैल्यू है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी गोल्ड की और राइस की। ठीक है बच्चों, वन एग्जांपल ऑफ कमोडिटी मनी इज गोल्ड। अभी मैंने आपको एग्जांपल दी, गोल्ड हैज इंट्रिंसिक वैल्यू बिकॉज इट इज यूज्ड इन इंडस्ट्री इन द मेकिंग ऑफ ज्वेलरी। सो इसकी एग्जांपल कौन कौन सी हैं, गोल्ड कॉइन्स, सिगरेट्स इन वर्ल्ड वॉर टू। वर्ल्ड वॉर टू कब हुई थी, 1939 से लेके 1945 तक। उसमें सिगरेट्स जो थे, जो प्रिजनर्स थे, कुछ कैदी जो थे, जब प्रिजनर्स थे वो जेल में क्या करते थे, जब उनको कुछ चीजें दी जाती थी, कुछ प्रोडक्ट्स दी जाती थी, लाइक उनको फॉर एग्जांपल चॉकलेट्स वगैरह अगर प्रोवाइड की जाती थी ईटिंग प्रोडक्ट्स में, तो वो क्या करते थे, वो अब जिसको चॉकलेट नहीं पसंद थी वो किसी दूसरे कैदी के साथ चीजें एक्सचेंज करते थे। ठीक है, एक वक्त ऐसा आया वर्ल्ड वॉर टू के बाद, सिगरेट्स जो थे वर्ल्ड वॉर टू में, वो क्या थे, वो कमोडिटी मनी के तौर पे यूज होते थे। जो सिगरेट नहीं भी पीता था वो फिर भी सिगरेट को एज अ मनी यूज कर रहा था। अगर उसने कोई चीज सेल की थी तो वो उसके बदले में सिगरेट ले लेता था, और अगर उसने कोई चीज परचेज करनी होती थी, फॉर एग्जाम्पल उसने चॉकलेट परचेज करनी थी, तो वो क्या करता था, वो सिगरेट देता था और चॉकलेट ले लेता था। तो ये क्या था, कमोडिटी मनी की एक फॉर्म थी, जो कि हिस्ट्री में हिस्टोरिकली जब वर्ल्ड वॉर टू हुई थी उस वक्त यूज हुआ करती थी। ठीक है, आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड नाउ what is meant by commodity money. Now we have to move toward the second form of the type or kind of money. That is what fiat money. पहले हमने बात की कि कमोडिटी मनी वो है जिसकी अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। अब हम दूसरी बात करेंगे, फिएट मनी वो है जिसकी अपनी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती। किसकी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती बच्चों, करेंसी नोट्स की। करेंसी नोट्स जो अब हम यूज कर रहे हैं एज अ मनी, जो पैसा हमारे पास यूज होता है वो क्या है बच्चों, अगर उसकी ये कीमत एज अ मनी जो है वो लीगली अलाउ किया गया है, गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर है कि ये जो अभी नोट छपे हुए हैं इनको एज अ मनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज आप यूज कर सकते हो। अगर गवर्नमेंट ऑर्डर कर दे
कि ये आज से हमारा पैसा नहीं होगा, हम न्यू मनी, प्लास्टिक मनी जो है वो इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो फिर क्या ये जो कागज के टुकड़े आपके पास हैं इनकी कोई वैल्यू है? कहाँ जाएंगे ये? पुराने वक्तों में एक वीडियो अभी आजकल इंटरनेट पे भी काफ़ी फेमस हुई थी, जो कि फेक इस लिहाज से थी कि उन्होंने कहा था कि लोगों को इटली में कोरोना वायरस हो गया है, लोग सारे मतलब काफ़ी ज़्यादा डेथ्स हो गई हैं, कैजुअलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से लोग बहुत डिसहार्ट हैं। उनके पास इतना पैसा था, उन्होंने क्या किया, पैसा गलियों में फेंक दिया। ठीक है, उनकी गलियों में पैसा उड़ता फिर रहा था। वो एक वीडियो सर्कुलेट हुई थी जो कि एक फेक वीडियो थी, वो इटली की ही थी, लेकिन वो कोरोना वायरस के दौरान की नहीं थी, वो पहले की थी। उसके बारे में दो चीज़ें मशहूर हैं। एक तो ये कहा जाता है कि करेंसी चेंज हुई थी, पुराने जो नोट्स थे वो जो हैं वो आउटडेटेड हो गए थे, जिसकी वजह से लोगों ने वो बाहर फेंक दिए थे। ठीक है, कि इसका आपको यूज़ नहीं है। इसके अलावा एक बात ये भी फेमस है इसमें कि उस वक्त इटली की इकोनॉमी जो है वो इतनी डाउन हो चुकी थी कि उनके पैसे की कोई वैल्यू नहीं रह गई थी, उनका पैसा डी वैल्यू हो गया था, जिसकी वजह से उन्होंने उसको फेंक दिया था कि इसकी अब कोई ज़रूरत नहीं है। बच्चों, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये सच है झूठ है, वट एवर इट इज़। मैं आपको जस्ट ये समझाना चाह रही हूँ कि फिएट मनी वो होता है जिसकी अपनी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती। सो मनी दैट हैज़ नो इंट्रिंसिक वैल्यू इज कॉल्ड फिएट मनी बिकॉज इट इज यूज्ड एज मनी बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट डिग्री और फिएट। गवर्नमेंट डिग्री और फिएट का मतलब ये होता है गवर्नमेंट का ऑर्डर, ठीक है, या बाय लॉ। गवर्नमेंट डिक्री का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट ने जो ऑर्डर किया है, यानी कि लीगल ऑर्डर। ठीक है, फिएट का मतलब भी ऑर्डर होता है। गवर्नमेंट ने जो ऑर्डर किया है, जो चीज की आपने एज अ मनी यूज करनी है, उसको हम लोग कहते हैं फिएट मनी, जिसकी अपनी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती। इट हैज नो इंट्रिंसिक वैल्यू, इट कंसिस्ट ऑफ कॉइन्स, करेंसी नोट्स एंड चेक्स। इसमें चेक्स भी आते हैं। ठीक है बच्चों, एक मोनोपोली गेम हुआ करती थी, काफ़ी सारे लोग खेलते थे, हमारे घर में भी अभी पड़ी हुई है। जब हम छोटे होते थे तो हम लोग भी वो गेम खेलते होते थे। मोनोपोली एक गेम होती थी, जस्ट लाइक लूडो कह लें, कि बड़ा सारा उसका वो बोर्ड होता था, उसके ऊपर डिफरेंट स्टेशंस बने होते थे। ठीक है, उस पर क्या होता था कि आप लोगों के पास करेंसी नोट्स होते थे, जो कि डॉलर्स की फॉर्म में होते थे, और छोटे छोटे नोट्स होते थे, आर्टिफिशियल नोट्स होते थे, खेलने के लिए बच्चों की गेम हुआ करती थी। अब वो जो नोट्स होते थे, वो जब 4 लोग बैठ के खेलते थे मोनोपोली, या जितने भी लोग उसको खेलते थे, तो वो नोट्स जो थे वो डिस्ट्रीब्यूट होते थे। ठीक है, एक अमाउंट, सर्टन अमाउंट ऑफ दैट मनी यू होल्ड इन दैट गेम। ठीक है, वो पैसा आपके पास होता था, उससे फिर आप लोग चीज़ें खरीदते थे। कुछ स्टेशन आते थे रास्ते में, कुछ शॉप्स आती थी, वो आप परचेज करते थे। तो इस तरह आप चीज़ें उस पैसे को यूज़ करते हुए खरीदते थे। अब वो पैसा जो मोनोपोली की गेम में यूज़ होता था, और ये पैसा जो आपके जेब में है, पॉकेट में है, क्या इन दोनों की वैल्यू सेम है? आप उसको एज अ मनी यूज कर सकते हो। मोनोपोली का पैसा लेके मैं शॉप पे अब जा सकती हूँ, मैं कह दूं कि अंकल मुझे ये चीज चाहिए, आप मुझे दे दें, शॉपकीपर को? कभी भी नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया कि वो लीगल करेंसी है पाकिस्तान की। जिस चीज को गवर्नमेंट लीगली अलाउ करेगी, गवर्नमेंट की डिग्री होगी और वो फिएट मनी होगा, वही इकोनॉमी में सर्कुलेट करेगा। ठीक है, इसकी एग्जांपल यहाँ पे लिखी हुई है, इसको गौर से पढ़िएगा ताकि आपको अंडरस्टैंड हो। जो मैंने अभी आपको स्टोरी सुनाई मोनोपोली गेम की, वही यहाँ पे आपको स्क्रीन पे अभी शो हो रही है। बात समझने की ये है कि गवर्नमेंट जिसको अलाउ करेगी, जिसको ऑर्डर करेगी, जिस पैसे को, वही वैलिड मनी होगा। ठीक है बच्चों, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, यूएस गवर्नमेंट हैज डिक्रीड इट्स डॉलर टू बी द वैलिड मनी। यूएस की गवर्नमेंट ने क्या किया है, ऑर्डर किया है कि उनके जो डॉलर्स हैं वही वैलिड मनी है उनकी कंट्री में। ईच पेपर डॉलर इन योर वॉलेट रीड्स दिस नोट इज लीगल टेंडर फॉर ऑल डेट्स पब्लिक एंड द प्राइवेट। ठीक है, लीगल टेंडर, करेंसी नोट्स। लीगल टेंडर का मतलब वो होता है वो करेंसी किसी भी कंट्री की जो कि गवर्नमेंट ने लीगली अलाउ की है, जो आप यूज कर सकते हो एज अ मनी। इट इज नोन एज लीगल टेंडर। लीगल टेंडर मीन बाय लॉ, लीगली अलाउड, जो कि लीगली आपको अलाउड है। ठीक है बच्चों, नाउ वी हैव टू मूव टुवर्ड्स द फंक्शंस ऑफ द मनी। मनी हैज फॉलोइंग 3 यूजेस और 3 फंक्शंस इन द इकोनॉमी। मनी के 3 मेजर फंक्शंस हैं जो कि इकोनॉमी में यूज होते हैं। वो कौन कौन से हैं, बारी बारी देखेंगे। फर्स्ट वन इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यूनिट ऑफ अकाउंट, एंड द थर्ड वन इज स्टोर ऑफ वैल्यू। अब बारी बारी हम इनके बारे में बात करेंगे। और यही 3 जो फंक्शन है मनी के, इनकी वजह से ही मनी जो है बाकी एसेट्स जो हैं उनसे डिफरेंट होता है।
किस तरह से? These three functions together distinguish money from other assets in the economy such as stocks or bonds. Stocks और bonds से ये पैसा जो है मनी, ये किस तरह से डिफरेंट होता है? इन तीन functions की वजह से. Let's examine each of these functions of money one by one. Let's start with the number one, which is medium of exchange. This is the most important function of the money. That money is basically used to facilitate the transaction. कि ट्रांजैक्शन को इजी बनाया जा सके. फैसिलिटेट करना, किसी चीज को इजीली करना. जैसे मैंने आपको बताया कि बार्टर सिस्टम में कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स की वजह से जो होता था, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड की वजह से जो प्रॉब्लम होता था, उसको एलिमिनेट किसने किया? मनी ने. ठीक है, उसका वो जो प्रॉब्लम था वो इसमें एलिमिनेट हो गया था. सो ये क्या करता है? पैसा इट्स अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. ठीक है, किसी भी ट्रांजैक्शन को या एक्सचेंज को ये फैसिलिटेट करता है, इससे ट्रांजैक्शन इजीली आप कर सकते हो. और ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज होता है. ठीक है, एक्सचेंज मीन लेन देन के लिए इसको आप मीडियम यूज करते हो. ठीक है, मीडियम मीन इंटरमीडियरी. ठीक है, यानी कि इसको यूज करते हुए आप अपना एक्सचेंज या लेन देन कर सकते हो. इसके थ्रू जो है आप अपनी ट्रांजैक्शन जो है वो करते हो. क्यों? क्योंकि लोग जो है वो पैसा यूज करते हैं चीजें खरीदने के लिए. ठीक है, और चीजें बेचने के लिए भी. बेचने वाला जो है चीज अगर कोई बेच रहा है तो वो पैसा एक्सेप्ट इसलिए कर लेता है क्योंकि उसको पता है कि ये पैसा मैं कुछ और परचेज करने के लिए या अपनी जरूरत पूरे करने के लिए इसको यूज कर सकता हूँ. ठीक है, इसी तरह खरीदने वाला जो है वो खरीदता है या खरीदने जाता है जेब में पैसा लेके, क्योंकि उसको ये पता है कि इस पैसे से मैं वो चीज खरीद सकता हूँ जो मैं खरीदना चाहता हूँ. So money's most important function is the medium of exchange to facilitate the transaction. Money serves as the medium of exchange because people will accept it in exchange for goods and services, because people can use money to buy goods and services they want. Everyone willing to trade something for money. हर कोई पैसे के बदले में जो है वो ट्रेड करने को, तिजारत करने को तैयार है. क्यों? क्योंकि उनको पता है ये पैसा कहीं और जगह पे भी यूटिलाइज हो सकता है, सिर्फ यहाँ बाउंड नहीं हो जाएगा. ठीक है बच्चों, अब ये ट्रांसफर ऑफ मनी जो होता है फ्रॉम बायर टू सेलर, ये क्या करता है? ये फैसिलिटेट करता है ट्रांजेक्शन को. ठीक है, अगर आप एक स्टोर में जाते हैं, आप शर्ट परचेज करना चाहते हो. ठीक है, आपने शर्ट ले ली और आपने उसकी कीमत, पैसा जो है, मनी जो है वो किसको? सेलर को दे दिया. सो क्या हुआ कि फैसिलिटेट हुई ट्रांजैक्शन. ठीक है, बायर्स और सेलर के दरमियान में. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आप पॉकेट में पैसा लेके वो चीज खरीदने जाते हो जो आप खरीदना चाह रहे होते हो. क्यों? क्योंकि आपको पता है इस पैसे से, इस मनी से, इस करेंसी से मैं वो चीज खरीद सकता हूं जो मैंने खरीदनी है. आप कॉन्फिडेंट होते हो. ठीक है, सो मनी जो है वो कॉमनली एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज है. व्हेन यू बाय अ शर्ट एट क्लोथिंग स्टोर, the store gives you the shirt and you gives the store your money. ठीक है, the transfer of money from buyer to seller allows the transactions to take place. ठीक है बच्चों, when you walk into a store you are confident that the store will accept your money for the items it is selling because the money is the commonly accepted medium of exchange. जो हमने अभी बात की बच्चों, जो मैंने आपको पहले समझाया वही यहाँ पे सब लिखा हुआ है. ठीक है, इसीलिए साथ साथ गौर से समझते जाइए जो मैं बता रही हूँ. जो मैं बता रही हूँ वो सब मैंने स्लाइड्स में लिख दिया है, इसलिए आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. नाउ वी हैव टू मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट फंक्शन ऑफ द मनी विच इज यूनिट ऑफ अकाउंट. यूनिट ऑफ अकाउंट भी इसको कह सकते हैं, इसको यूनिट ऑफ मेजरमेंट भी कह सकते हैं. किस तरह से? पैसा वो चीज है जिसको आप किसी चीज की वैल्यू मेजर करने के लिए यूज करते हो. कैसे? गाड़ियों की बात करते हैं, जैसे BMW है, मेहरान है, ऑडी है. इनकी कीमतें क्या सेम हैं? नहीं, इनकी कीमतें, सबकी प्राइसेस डिफरेंट हैं. इनकी प्राइसेस डिफरेंट क्यों है? क्योंकि हर एक की डिफरेंट वैल्यू है. क्या मेहरान BMW के इक्वल है? नो. क्यों? क्योंकि मेहरान के स्पेसिफिकेशन और है, इसकी वैल्यू और है, और BMW की वैल्यू और है जो उसको बायर असाइन करते हैं. बायर्स के नजदीक BMW एक लग्जरी कार है. ठीक है, जबकि मेहरान जो है वो लग्जरी कार नहीं है. सो पैसा वो रूलर है. ठीक है, वो स्केल है, वो यार्ड स्टिक है जिसके थ्रू आप किसी चीज की वैल्यू को मेजर कर सकते हो.
अब क्या हुआ, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, इससे हमें क्या समझ आती है कि जिसकी जितनी वैल्यू है हम उसकी उतनी ही प्राइस कर सकते हैं असाइन। इसी तरह से काम की भी नौयत है। अगर एक बंदा काम ज्यादा करता है तो उसकी इनकम उसके काम के हिसाब से उसको दी जाएगी, ठीक है, सैलरी। अगर टीचर्स की बात करें, परमानेंट टीचर की और सैलरी होती है, विजिटिंग टीचर की और सैलरी होती है, ठीक है। ये क्या है, ये उनकी काम की नौयत पे डिपेंड कर रहा है। जो जितना काम कर रहा है, इसी तरह से परमानेंट एम्प्लॉयज की और होती है, पार्ट टाइम एम्प्लॉयज की और सैलरी होती है। इट डिपेंड्स अपॉन द वर्क कि कितना काम कोई कर रहा है। तो ये क्या है, ये मनी की वजह से हम उनको डिफरेंट चीजें असाइन कर रहे हैं। किस तरह किसी के काम को, कोई कितना काम कर रहा है उसको पैसे के साथ किस तरह से मेजर कर रहे हैं, क्योंकि हमने अल्टीमेटली उसकी मेहनत का समर उसको देना है, यानी कि उसको इनकम देनी है। सो इनकम किसको किसको कितनी देनी है वो भी मेजर किसके थ्रू किया जाता है, मनी के थ्रू, ठीक है। सो वैल्यू ऑफ समथिंग इज मेजर्ड इन अ स्पेसिफिक करेंसी, ठीक है। सो मनी इज द यार्डस्टिक, रूलर, स्केल पीपल यूज टू मेजर वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, रिकॉर्ड डेट्स, ठीक है। कर्जे भी रिकॉर्ड करने के लिए आप पैसा यूज करते हो कि किसी ने आपसे कितना पैसा उधार लिया, ठीक है। एंड मेक कैलकुलेशंस जो आप करते हो किस बेस पे करते हो, पैसे की बेस पे करते हो ना, इतना पैसा फलां बंदे ने मेरा उधार देना है या इतना मैंने किसी से लेना है, ठीक है। एडिशनली मनी एज अ यूनिट ऑफ अकाउंट अलाउज अस टू यूज द सेम रूलर टू मेजर द प्राइस ऑफ द गुड्स, ठीक है। जैसे कि गाड़ियों की हमने बात की, इनकम की जिस तरह से हमने बात की, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट, लॉसेस, डेट एंड द वेल्थ। कौन कितना वेल्थी है, कौन कितना रिच है, उसका अंदाजा हम लोग किससे लगाते हैं, मनी से, ठीक है। दिस अलाउज डिफरेंट थिंग्स टू बी कंपेयर्ड अगेंस्ट ईच अदर। ये पैसा जो है हमें अलाउ करता है कि हम डिफरेंट चीजों को कंपेयर कर सकें अगेंस्ट ईच अदर। कैसे, जैसे गाड़ियों की मैंने बात की, मेहरान को हम BMW से कंपेयर कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इट्स प्राइस एज वेल, ठीक है। यहाँ पे इसको एग्जाम्पल के साथ आपको बताना चाहूंगी। फॉर एग्जाम्पल, आप एक स्टोर में जाते हैं, आपने शर्ट परचेज करनी है, शर्ट आपको मिल रही है $30 की, ठीक है। इसके अगेंस्ट जो है, अगर आप बर्गर लेना चाहते हो, ठीक है, बर्गर का क्या नाम है, हैम बर्गर, ये बहुत फेमस बर्गर है अमेरिका में, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे यूज कर रही हूँ, और एग्जाम्पल ये मैंने यहाँ स्लाइड्स पे लिख दी हुई है, अभी थोड़ी देर में आपको शो हो जाएगी, पहले गौर से सुनिएगा। शर्ट लेने आप गए, शर्ट की प्राइस $30 है, ठीक है। अब जो है बर्गर आपको एक कितने का मिल रहा है, $3 का, $3 का वन बर्गर आपको मिलेगा। अब क्या है, 30 रुपए की शर्ट खरीद लें या 3 रुपए के बर्गर्स ले लें, तो 30 रुपए में कितने बर्गर आएंगे, $3 के हिसाब से 10, ठीक है। अब क्या हुआ, एक शर्ट की कीमत जो है, यानी कि एक शर्ट के बदले आपको 10 बर्गर्स मिल रहे हैं, ठीक है। यानी कि 10 बर्गर्स की प्राइस कितनी है, 1 शर्ट। आप ऐसे तो नहीं कह सकते, आपने इस तरह से तो नहीं बताना ना। अब ये क्या है, कमोडिटी के बदले में कमोडिटी किस तरह से उसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ कि एक शर्ट अगर 30 रुपीज की है, $30 की, तो उस $30 में बर्गर कितने आते हैं, 10। अब हम ये तो नहीं कहेंगे कि एक शर्ट की प्राइस कितनी है, हमसे पूछा जाए तो हम ये तो नहीं कहेंगे ना कि 10 हैमबर्गर्स, ऐसा तो नहीं है, हम तो उसकी प्राइस ही बताएंगे, ठीक है। एंड इफ वी वांट टू से ऑपोजिटली कि हैमबर्गर की प्राइस क्या होगी, तो हम ये तो नहीं कहेंगे 1/10, ऐसे तो नहीं है, 1/10 ऑफ शर्ट, ठीक है। इसको स्क्रीन पे देखिएगा, मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से। व्हेन यू गो शॉपिंग, you might observe that a shirt costs $30 and a hamburger costs $3, ठीक है। Even though it would be accurate to say that the price of the shirt is 10 hamburgers, ये ठीक है कि आप कह सकते हो कि शर्ट की प्राइस जो है वो 10 hamburgers के इक्वल है, and the price of the hamburger is 1/10 of the shirt. Prices are never quoted in this way, लेकिन prices इस तरह से quote नहीं की जाती। Similarly, if you take out a loan from a bank and the size of your future loan repayment will be measured in dollars, not in the quantity of the goods and the services. So when we want to measure and record any economic value, we use money as a unit of account. ये चीजें सब की कीमत वगैरह, कितना पैसा कहाँ डिपॉजिट, क्या इनकम होगी, ये सारी चीजें किसके थ्रू मेजर होती हैं, यूनिट ऑफ अकाउंट, यूनिट ऑफ अकाउंट ऑफ मनी, ठीक है बच्चों। अब हम बात करेंगे लास्ट फंक्शन ऑफ द मनी, दैट इज नोन एज स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू किस तरह से, आप इसकी वैल्यू जो है पैसे की, इसको स्टोर कर सकते हो, यानी कि परचेजिंग पावर आप स्टोर कर सकते हो, और आसान लफ्जों में आज आप पैसा सेव कर सकते हो, यानी कि सेविंग।
आपके पास 10 लाख रुपया आज है, आप उसको सेव कर सकते हो, आप 10 सालों बाद भी उसको यूज कर सकते हो। हाँ, उसकी परचेजिंग पावर डिक्रीज हो जाएगी। आज 10 लाख से जो आप खरीद सकते हो वो 10 सालों के बाद तो आप उतने पैसे में वो चीज नहीं खरीद सकोगे, लेकिन कुछ वैल्यू ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है, वो पैसा 10 लाख तो ट्रांसफर हो जाएगा। हो सकता है कि 10 लाख का आज आप एक घर खरीद सकते हो 10 मरले का, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो कर लेते हैं $10 लाख। ठीक है, अब $10 लाख जो आपके पास हैं उनसे आप आज एक घर खरीद सकते हो सकता है कि 10 सालों के बाद आप इस अमाउंट में जो आप घर खरीद रहे हो आपको वो घर ना मिले, उस घर के बदले में आपको सिर्फ उसका हाफ पोर्शन मिले। यानी कि फॉर एग्जांपल 10 मरले का आप घर पहले आज खरीद सकते हो, लेकिन 10 सालों बाद आप सिर्फ उतने पैसे में ही 5 मरले जगह खरीद सकते हो। तो ये क्या है, उसकी वैल्यू कम हो रही है, पैसे की परचेजिंग पावर जो है वो डिक्रीज हो रही है। ठीक है, लेकिन बात हम यहाँ पे ये कर रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होना कि हम लोग पैसा सेव करके अगले फ्यूचर में यानी कि आने वाले वक्तों में फ्यूचर में उसको यूज कर सकते हैं। सो ये क्या है, मनी का एक फंक्शन है स्टोर ऑफ वैल्यू, विच मीन्स दैट यू कैन सेव इट एंड यू कैन यूज इट इन फ्यूचर। पैसे को आप सेव कर सकते हो और फ्यूचर में यूज कर सकते हो। वेयर एज कमोडिटीज को आप सेव नहीं कर सकते ज्यादा देर तक। गंदुम को क्या आप 10 सालों के लिए सेव कर सकते हो, उसमें घुन लग जाएगा, वो खराब हो जाएगी। ठीक है, उसका जायका वो नहीं रहेगा जो फ्रेश गंदुम को यूज करने का है। ठीक है, तो बच्चों द मनी फैसिलिटेट द स्टोर ऑफ वैल्यू। ठीक है, मनी के थ्रू आप स्टोर ऑफ वैल्यू कर सकते हो। मनी इज एन आइटम दैट पीपल कैन यूज टू ट्रांसफर परचेजिंग पावर फ्रॉम प्रेजेंट टू फ्यूचर, which means you can save it to use it in future, whereas commodities can not be saved for the long time period. ठीक है, ज्यादा देर के लिए आप commodities को सेव नहीं कर सकते। सो जब आप किसी बंदे से या किसी सेलर से कोई चीज परचेज करने जाते हो और आप उसको पैसा देते हो, मनी पेमेंट करते हो, तो वो क्या करता है, वो पैसा सेव कर सकता है, उसको सेव करके वो फ्यूचर में यूज कर सकता है, क्योंकि उसको पता है कि इस पैसे से स्टोर ऑफ वैल्यू होती है। पैसा आप स्टोर कर सकते हो, ये खराब नहीं होता पड़ा पड़ा, या फिर वो इस पैसे को यूज करते हुए किसी और चीज को खरीद सकता है। अब पैसा ही सिर्फ स्टोर ऑफ वैल्यू का एक आइटम नहीं है। स्टोर ऑफ वैल्यू बाकी जो आइटम्स हैं, बाकी जो हमारे पास मॉनेटरी एसेट्स हैं उनके साथ भी, उनके थ्रू भी आप वैल्यू स्टोर कर सकते हो, लाइक बॉन्ड्स, स्टॉक्स। ठीक है, इनको भी फ्यूचर में आप इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब अगर आपने आज परचेज किया तो फ्यूचर में आपको इनकी पेमेंट मिलती है। ठीक है, तो ये फंक्शन उनमें भी कॉमन है। अब बच्चों एक टर्म यूज होती है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी क्या होती है बच्चों, वो चीज जितनी आसानी से कोई फाइनेंशियल एसेट जो है हमारा वो चेंज हो सके कैश में, उसको हम बोलते हैं लिक्विडिटी। फॉर एग्जांपल हमारे पास बिल्डिंग है, बिल्डिंग एक एसेट है। ठीक है, कैपिटल एसेट है। अब बिल्डिंग को हम क्विकली जो है वो कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं, इट टेक्स टाइम। बिल्डिंग को सेल करने में हमें टाइम लगेगा। अच्छा, हमारे पास बॉन्ड्स हैं, प्राइस बॉन्ड्स, उनको हम क्विकली जो है वो जाके एक्सचेंज कर सकते हैं, उनसे हमें कैश मिल सकता है। ठीक है, तो ये क्या है, लिक्विडिटी। जितनी ईज के साथ, जितनी आसानी के साथ, जितना क्विकली कोई भी फाइनेंशियल एसेट जो है वो कैश में चेंज हो जाता है, उसको बोलते हैं कि ये उतना ही लिक्विड है, यानी कि इसकी लिक्विडिटी ज्यादा है। सो अब पैसा जो है, मनी जो है, उसको कहेंगे जो जितना लिक्विड होगा। ठीक है, जिसमें जितनी लिक्विडिटी होगी। Whether a particular asset, financial asset, should be counted as money depends upon the asset's liquidity. ये उस एसेट की लिक्विडिटी पे डिपेंड करता है कि उसको हम एज अ मनी ट्रीट करें या ना करें। एवरी एसेट हैज सम अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी। हर एसेट में कुछ ना कुछ लिक्विडिटी होती है कि वो कैश में कन्वर्ट हो जाता है, देर से हो या जल्दी। सो लिक्विडिटी इज द ईज विद विच एन एसेट इकोनॉमिक मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है बच्चों, ये तो कुछ टर्म्स थी जिनके बारे में हमने बात की। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए। मॉनेटरी सिस्टम अगर आपने पढ़ा है तो इसमें ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। करेंसी क्या है, डिमांड डिपॉजिट, लीगल टेंडर क्या है। लीगल टेंडर का वैसे भी वर्ड बहुत यूज होता है हमारी सोसाइटी में, तो हमें पता होना चाहिए। लिक्विडिटी क्या होती है, इसका भी आपको फायदा होगा, ये फाइनेंस वगैरह में, इसके अलावा अकाउंटिंग में ये यूज होती है। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड में नेक्स्ट टॉपिक है विच इज सेंट्रल बैंक्स। सेंट्रल बैंक्स क्या होते हैं? सेंट्रल बैंक्स वो इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कि पैसा जो है, मनी जो है वो बनाते हैं। यानी कि करेंसी जो है वो क्रिएट कौन करता है? वो सेंट्रल बैंक क्रिएट करता है। करेंसी कहां से आती है? सेंट्रल बैंक पाकिस्तान का कौन सा है बच्चों? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, SBP। So in any monetary system today, currency is created by an institution
ठीक है, कौन सा इदारा बनाता है? जो करेंसी बनाता है उसको हम क्या कहते हैं? सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक वो इदारा है जो कि करेंसी क्रिएट करता है किसी भी मॉनेटरी सिस्टम में। अब हम लोगों ने ये समझना है, ठीक है, एक तो करेंसी बनाता है, दूसरा हमने ये देखना है कि फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक मेनली कौन कौन से हैं। अच्छा, करेंसी बना रहा है, प्रिंट कर रहा है ये नोट्स, ठीक है, मनी बना रहा है, तो इस जो अपना इसका फंक्शन है ये वाला कि ये क्रिएशन कर रहा है मनी की, इसको यूज करते हुए ये क्या करता है? मनी सप्लाई को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता है, ये इसका एक फंक्शन है। यूजिंग इट्स currency creation ability, a central bank can increase or decrease the economy's quantity of money, which is known as monetary policy. जब आप quantity of money को डिक्रीज या इंक्रीज करते हो, कम या ज्यादा करते हो, पैसे की क्वांटिटी को, मिकदार को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी। और क्वांटिटी ऑफ मनी क्या होती है? अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है। सेंट्रल बैंक जो है ये क्या करता है? ये इंक्रीज और डिक्रीज करता है मनी सप्लाई को। क्वांटिटी ऑफ मनी क्या होती है? ठीक है, अमाउंट ऑफ मनी। और अमाउंट ऑफ मनी या क्वांटिटी ऑफ मनी क्या होती है ओरिजिनली? ठीक है, या इसको हम क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक्स में इसको क्या कहा जाता है? क्वांटिटी ऑफ मनी को सप्लाई ऑफ मनी। क्वांटिटी ऑफ मनी इज नोन एज सप्लाई ऑफ मनी, ठीक है। To increase or decrease the supply of money in the economy is known as monetary policy. So, central bank का पहला फंक्शन क्या है? monetary policy. या इसको दूसरे अल्फाज में किस तरह से कहेंगे? It adjusts the quantity of money in the economy. या it adjusts या balances the supply of money in the economy. ठीक है, ये इसका मेन पहला फंक्शन है। दूसरा इसका फंक्शन कौन सा है? रेगुलेटरी पॉलिसी, जिसमें ये रेगुलेट करता है, रेगुलेशंस बनाता है और मॉनिटर करता है बैंकिंग सिस्टम को। जितने भी बैंक्स हैं किसी कंट्री में वर्किंग पे, उनको ये मॉनिटर करता है और रेगुलेशंस बनाता है जो कि दूसरे बैंक्स ने फॉलो करनी होती हैं। सो इट मॉनिटर्स एंड रेगुलेट्स द बैंकिंग सिस्टम। और बैंकिंग सिस्टम को जब मॉनिटर करता है, रेगुलेट करता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये रेगुलेटरी पॉलिसी है सेंट्रल बैंक की। और अब रेगुलेशंस जो होती हैं वो बनाता भी सेंट्रल बैंक है और मॉनिटर भी करता है कि वो फॉलो की जा रही हैं, दूसरे बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो इसको ओबे कर रहे हैं या नहीं। सो इट सेट्स द रेगुलेशंस दैट बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मस्ट हैव टू ओबे। ठीक है बच्चों, अब यहां तक हमने इसके पढ़े अभी कितने फंक्शन? फर्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी, सेकंड रेगुलेटरी पॉलिसी, एंड थर्ड वन इट सेट्स द रेगुलेशंस। ठीक है, उसमें ये सेकंड पॉइंट में ही आएगा, लेकिन इसको आप थर्ड भी कंसीडर कर सकते हो कि ये सेट भी करता है, रेगुलेशन को मॉनिटर भी करता है और सेट भी करता है, यानी कि बनाता है। ठीक है, अब इसका चौथा जो मेन फंक्शन होगा, उसको फोर्थ फंक्शन या थर्ड फंक्शन भी आप कह सकते हो, जो आपको इजी लगता है, वो क्या है? वो एज अ क्लियरिंग हाउस है। सेंट्रल बैंक की आंखों से गुजरे बगैर कोई भी ट्रांजेक्शन जो है वो नहीं होती। ठीक है, ये इंटरमीडिएटरी, ये बीच की बिल्ली होता है। बीच की बिल्ली तो सुना होगा, छोटे होते हम लोग खेलते थे तो हम लोग कहते थे ये बीच की बिल्ली है। बीच की बिल्ली के जो दोनों को फैसिलिटेट करे, ठीक है, कंज्यूमर्स को भी और बैंक्स को भी। एक ट्रांजैक्शन है, अगर मुझे चेक जो है वो अपना क्लियर करवाना है, हम कहते हैं ना मुझे अपना चेक क्लियर करवाना है, वो क्या होता है कि आप क्लियरेंस जो है, चेक जो है वो साइन वगैरह होता है बैंक से, और वो किसके पास जाता है? सेंट्रल बैंक से। सेंट्रल बैंक अलाउ करता है और देखता है कि हाँ जी, अगर कस्टमर ने डिमांड किए थे इतने फंड्स, तो क्या इस बैंक ने, फॉर एग्जांपल अल्फला बैंक में आपने जाके डिमांड की, तो क्या अल्फला बैंक ने उस ट्रांजैक्शन को किया पूरा, उसको फंड्स दिए जो वो चाहता था? ये चेक एंड बैलेंस सेंट्रल बैंक कर रहा होता है। सो क्लियरिंग हाउस बेसिकली क्या होता है? बीच की बिल्ली, आपने याद रखना है। सो ये क्या है? इंटरमीडियरी बॉडी। इट सर्व्स एज अ क्लियरिंग हाउस फॉर चेक्स एंड द अदर मनी ट्रांसफर बिटवीन बैंक्स। ठीक है, इसका थर्ड या फोर्थ मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन कौन सा है? टू सर्व एज अ क्लियरिंग हाउस। क्लियरिंग हाउस मीन इंटरमीडियरी बॉडी। ठीक है बच्चों, ये सारी बात हमने की सेंट्रल बैंक के बारे में। अगर हम सेंट्रल बैंक की बात करें तो हम जो बुक पढ़ रहे हैं, जैसे कि आपको पता है कि यूएसए के ऑथर हैं, राइटर हैं, जिनकी हम ये बुक पढ़ रहे हैं। ठीक है, मैनक्यूब की ये बुक है, ग्रेगोरे मैनक्यूब की, और वो ये बुक जो बेसिकली है ये लिखी गई है यूएसए के लिए, यानी कि इसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो यूएसए के एंगल से जो है एक्सप्लेन की गई हैं। अब यहाँ पे आपने देखा होगा कि यहाँ पे फेडरल रिजर्व सिस्टम की बात की गई है। ठीक है, अब फेडरल रिजर्व सिस्टम क्या है बच्चों? फेडरल रिजर्व सिस्टम क्या है? ये यूएसए का सेंट्रल बैंक है।
व्हाट? द फेडरल रिजर्व और द फेड, इसको सिंपल फेड भी कहते हैं, FED, इज द सेंट्रल बैंक ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। हमें इतना पता होना चाहिए, अगर हमसे पूछा जाता है कि फेडरल रिजर्व सिस्टम या फेड क्या होता है, हमें पता होना चाहिए कि यूएसए का, यूनाइटेड नेशंस का जो सेंट्रल बैंक है, ठीक है, जो करेंसी इशू करता है, वो कौन सा बैंक है? वो है फेडरल रिजर्व सिस्टम, फेड है, ठीक है। जिस तरह से हमारा सेंट्रल बैंक कौन सा है? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। सो इसके भी वही दो मेजर फंक्शंस हैं, रेगुलेटरी पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी। इट मॉनिटर्स एंड रेगुलेट द बैंकिंग सिस्टम, जो कि रेगुलेटरी पॉलिसी है, और दूसरा क्या है? इट एडजस्ट द क्वांटिटी ऑफ मनी इन द इकोनॉमी, दैट इज नोन एज मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है फिस्कल पॉलिसी। अभी हमने बात की मॉनेटरी पॉलिसी की। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है कि मनी सप्लाई को आप एडजस्ट करते हो, ठीक है, जिसमें आप क्वांटिटी ऑफ मनी को इंक्रीज या डिक्रीज करते हो, तो वो क्या कहलाती है? मॉनेटरी पॉलिसी। अब फिस्कल पॉलिसी के थ्रू अगर आप मनी सप्लाई को इंक्रीज या डिक्रीज करते हो, यानी कि ये फिस्कल पॉलिसी में आती है गवर्नमेंट स्पेंडिंग या टैक्सेस। अगर गवर्नमेंट टैक्स लगा देती है और टैक्स लगाने की वजह से मनी सप्लाई जो है, क्वांटिटी ऑफ मनी जो है, वो इफेक्ट अगर होती है, इंक्रीज या डिक्रीज होती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होता है कि मनी के थ्रू, मनी सप्लाई के थ्रू हम जो है क्वांटिटी ऑफ मनी इंक्रीज डिक्रीज करते हैं। यहाँ पे हम लोग टैक्सेस या गवर्नमेंट स्पेंडिंग के थ्रू जो है वो इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं। यानी कि फिस्कल पॉलिसी is the means by which government adjusts its spending levels and taxes rates to monitor or influence a nation's economy. It is the sister strategy to monetary policy through which a central bank influence a nation's money supply, जिसके थ्रू किसी इकोनॉमी की, किसी नेशन की मनी सप्लाई को इन्फ्लुएंस किया जाता है, और ये सिस्टर स्ट्रैटेजी है, मॉनेटरी पॉलिसी की ही दूसरी बहन है। ठीक है बच्चों, इसके बाद अब हम लोग देखेंगे हाउ सेंट्रल बैंक कंट्रोल और इन्फ्लुएंस द इकोनॉमीज क्वांटिटी ऑफ मनी, और टूल्स ऑफ कंट्रोलिंग द मनी सप्लाई और टूल्स ऑफ मॉनेटरी कंट्रोल।